तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की कहानी और उसके गहरे मतलबों पर। हाँ। हमारे पास फिल्म के कई नैरेटिव ब्रेकडाउन्स और सिनेमैटिक एनालिसिस है और हमारा मिशन सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टोनी स्टार्क की विरासत के बोझ तले दबा एक लड़का हाँ, वो कैसे धोखे और अपनी गलतियों से जूझते हुए अपनी असली पहचान ढूंढता है। सही। और ये सवाल आज के दौर में बहुत अहमियत रखता है। फिल्म ऊपर से तो एक सुपर हीरो एडवेंचर लगती है। हाँ, एक फन एडवेंचर। पर इसकी गहराई में विरासत का दबाव, धोखा, हकीकत और पहचान का संकट जैसे बहुत गंभीर विषय हैं। असल में ये फिल्म एक बड़ा सवाल पूछती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क मिट सा गया हो, वहां एक हीरो अपनी पहचान कैसे बनाता है। एग्जैक्टली। चलिए तो शुरू करते हैं एवेंजर्स एंड गेम के ठीक बाद की दुनिया से। हाँ। अजीब सा खालीपन है। हाँ। टोनी स्टार्क जा चुके हैं और उसका असर हर जगह है। हाँ, स्कूल में एक बहुत ही अजीब, थोड़ा फनी लेकिन इमोशनल श्रद्धांजलि वीडियो चल रहा है और पूरी दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही है, अगला आयरन मैन कौन होगा? और सबकी नजरें पीटर पार्कर पर हैं। और यही इस कहानी का पहला तनाव है। पीटर इस जिम्मेदारी से भागना चाहता है। बिल्कुल। वो दुनिया को बचाने वाला अगला एवेंजर नहीं बनना चाहता। वो तो बस एक आम टीनेजर बनना चाहता है जो अपनी क्लास की लड़की को पसंद करता है। बस उसका यूरोप ट्रिप का प्लान सिर्फ छुट्टी नहीं है, वो एक एस्केप है एक तरह से। हाँ, एक तरह का एस्केप है। वो जानबूझकर अपना स्पाइडरमैन सूट घर छोड़कर जाता है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ एक बच्चे का बचपना था या वो सच में अपनी जिम्मेदारी को नकार रहा था। क्योंकि एक तरफ वो हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन जैसे ही वेनिस में पानी का मॉन्स्टर हमला करता है, कूद पड़ता है। हाँ, बिना सूट के भी लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ता है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। ये दिखाता है कि उसका जो द्वंद है वो कितना गहरा है। वो भागना चाहता है, दिमागी तौर पर भागना चाहता है, लेकिन हीरो बनना उसकी फितरत में है, उसके खून में है। वो उसे रोक नहीं सकता। और फिल्म यहीं पर एक बहुत चालाक चीज करती है। ठीक उसी पल जब पीटर अपनी जिम्मेदारी से जूझ रहा है, उसे एक आसान जवाब दे देती है। हाँ, मिस्टीरियो। हाँ, एक नया रहस्यमयी हीरो जो हवा से आता है, एनर्जी ब्लास्ट, शानदार कॉस्ट्यूम, और वो मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देता है। उसकी एंट्री में एक आयरन मैन वाली फील है ना, एक शोमैनशिप है। बिल्कुल। और ये जानबूझकर किया गया है। क्विंटन बेक यानी मिस्टीरियो एक आदर्श हीरो के रूप में पेश किया गया। उसकी कहानी भी एकदम परफेक्ट लगती है। हाँ, दूसरे यूनिवर्स से आया एक सैनिक जिसकी दुनिया तबाह हो गई। वो अनुभवी है, समझदार है और उसके पास ताकत है। वो चीज है जो पीटर को लगता है कि वो नहीं है। बिल्कुल। मिस्टीरियो उस खालीपन को भरने के लिए बनाया गया है जिसे टोनी स्टार्क छोड़ गए थे। और निक फ्यूरी भी, वो भी पीटर पर लगातार दबाव डाल रहा है। हाँ, वो उसे मिशन में शामिल करना चाहता है, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है। उसका वो डायलॉग, मैं बस एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हूँ, ये उसकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। सही बात है। वो खुद को वैश्विक स्तर की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं मानता। और इसी असुरक्षा के बीच टोनी स्टार्क का आखिरी तोहफा आता है, ईरीथ क्लासेस, इवन डेड आई एम द हीरो। ये सिर्फ चश्मे नहीं है, ये स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट्स और हथियारों से लैस ड्रोन्स के पूरे नेटवर्क का कंट्रोल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हाँ, लेकिन क्या ये एक तरह की लापरवाही नहीं थी? मेरा मतलब है, टोनी ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक का कंट्रोल एक 16 साल के बच्चे को दे दिया। फिल्म में एक सीन है जहां पीटर गलती से अपने क्लासमेट पर ड्रोन स्ट्राइक करने वाला होता है। ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती थी। हाँ, देखिए, ये इस फिल्म के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। क्या ये भरोसा था या लापरवाही? मेरे ख्याल से ये एक परीक्षा थी। मुझे भी यही लगता है। टोनी जानता था कि पीटर का दिल साफ है, लेकिन क्या उसके पास इस ताकत को संभालने का विवेक और मैच्योरिटी है? सही। टोनी ने उसे हथियार नहीं, एक जिम्मेदारी दी थी, और पीटर उस जिम्मेदारी के बोझ तले पूरी तरह दब जाता है। उसे लगता है कि वो इसके लायक ही नहीं है। हाँ। और यहीं पर वो फिल्म की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो इस बोझ से छुटकारा पाना चाहता है और EDITH ग्लासेस मिस्टीरियो को दे देता है। उसे लगता है कि मिस्टीरियो ही वो असली हीरो है जो टोनी की जगह ले सकता है। यहाँ पीटर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहा है। ये टोनी स्टार्क के ट्रस्ट योरसेल्फ वाले सबक के ठीक उल्टा है। वो एक बाहरी आकर्षक हीरो पर भरोसा कर रहा है बजाय अपनी अंदर की आवाज सुनने के। और इसी पल में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ। होटल के बार वाला वो सीन जहां पूरा सच सामने आता है, ये फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सब कुछ, एलिमेंटल्स, मल्टीवर्स, मिस्टीरियो की कहानी, सब झूठ था। सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा था जिसे एडवांस्ड होलोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। और मिस्टीरियो वो कोई दूसरे यूनिवर्स का हीरो नहीं, बल्कि टोनी स्टार्क का एक पुराना नाराज कर्मचारी है।
अच्छा, टोनी ने उसके होलोग्राम प्रोजेक्ट को अनस्टेबल कहकर रिजेक्ट कर दिया था और उसे एक मजाकिया नाम बार्फ दिया था, जिससे उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ था। बहुत बुरी तरह। यहाँ मिस्टीरियो का जो मकसद है उसे समझना बहुत जरूरी है। वो दुनिया पर राज नहीं करना चाहता। नहीं, थानोस की तरह नहीं। उसका मकसद सिर्फ वैलिडेशन पाना है, पहचान बनाना है। वो एक बहुत ही मॉडर्न विलन है, कह सकते हैं। हाँ, वो ताकत का नहीं बल्कि नैरेटिव का भूखा है। सही। वो दुनिया को धोखा देकर, एक नकली खतरा बनाकर और फिर उसे हराकर सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता है। वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसे कभी पहचान नहीं मिली। बिल्कुल। मिस्टीरियो सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि आज की दुनिया में सच कितना सस्ता और लचीला हो गया है। और फिल्म का कमाल ये है कि वो दर्शकों को भी पीटर के साथ ही धोखा देती है। हाँ, पहली बार जब हम मिस्टीरियो को देखते हैं तो हम भी उस पर यकीन कर लेते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर इतनी आसानी से हमें स्क्रीन पर धोखा दिया जा सकता है तो हम अपनी असल जिंदगी में रोज कितना कुछ बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हाँ, यही इस फिल्म का असली जीनियस है। जब पीटर को यह सच पता चलता है तो मिस्टीरियो उस पर शारीरिक हमला नहीं करता, वो एक मनोवैज्ञानिक हमला करता है। हाँ, वो पीटर को एक भयानक इल्यूजन सीक्वेंस में फंसा देता है जहां सच और झूठ का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। वो सीक्वेंस सिनेमैटिक तौर पे तो कमाल का है, लेकिन बहुत डरावना भी है। बहुत। ज़ॉम्बी आयरन मैन का कब्र से निकलना, गिरती हुई इमारतें और शीशों में कई नकली स्पाइडरमैन, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ डरावने विजुअल्स नहीं हैं, ये पीटर के सबसे गहरे डर का विजुअलाइजेशन है। अच्छा। ज़ॉम्बी आयरन मैन का कब्र से निकलना पीटर के इम्पोस्टर सिंड्रोम और उसके अपराध बोध का प्रतीक है कि मैंने टोनी को निराश किया। बिल्कुल। और शीशों में अपने कई रिफ्लेक्शंस देखना उसके पहचान के संकट को दिखाता है। असली स्पाइडरमैन कौन है? क्या मैं असली हीरो हूं या सिर्फ एक बच्चा जो कॉस्ट्यूम पहने हुए है? हाँ, मिस्टीरियो उसकी इनसिक्योरिटीज को ही उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और इस मनोवैज्ञानिक हमले के बाद बुरी तरह से टूटा हुआ पीटर एक असली ट्रेन से टकरा जाता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। ये क्लासिक हीरो की कहानी का वो डार्केस्ट आवर मोमेंट है। हाँ, जहाँ हीरो पूरी तरह से हार चुका है, उसे लगता है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन यहीं से उसकी वापसी की शुरुआत होती है। हाँ, हैप्पी होगन उसे बचाता है और उसे एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। वो सिर्फ एक पेप टॉक नहीं देता, नहीं, वो पीटर को एक नई समझ देता है। एग्जैक्टली। हैप्पी कहता है, टोनी ने तुम्हें चुना था। ये लाइन हम पहले भी सुन चुके हैं, पर यहाँ हैप्पी एक और जरूरी बात जोड़ता है। वो कहता है कि टोनी खुद भी अपनी इनसिक्योरिटी से भरा था, वो भी हर वक्त खुद पर शक करता था। और ये पीटर के लिए एक बहुत बड़ा पल है। बहुत बड़ा। उसे एहसास होता है कि उसे टोनी की परफेक्ट कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। टोनी स्टार्क भी एक इंसान था जो गलतियां करता था। इस एक एहसास से पीटर विरासत के उस भारी बोझ से आजाद हो जाता है। उसे टोनी जैसा नहीं बल्कि खुद जैसा बनना है। और इसके ठीक बाद जेट में नया सूट बनाने वाला सीन आता है, जो फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। हाँ, ये सीन जानबूझकर आयरन मैन के सूट बनाने वाले सीन्स की याद दिलाता है। बैकग्राउंड में AC/DC जैसा म्यूजिक बजता है। हाँ, टोनी का सिग्नेचर म्यूजिक। लेकिन पीटर उसे बदल देता है। वो लेड ज़ेपेलिन चुनता है और कहता है, आई लव लेड ज़ेपेलिन। ये एक छोटा सा पल है पर बहुत शक्तिशाली है। बहुत। और फिर वो अपना सूट डिजाइन करता है और हैप्पी पूछता है, कुछ नया बना रहे हो? जिस पर पीटर कहता है, हाँ, बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा। ये वो पल है जब वो टोनी स्टार्क की विरासत को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसे कॉपी करने की कोशिश छोड़ देता है। वो टोनी के दिए हुए औजारों से अपनी खुद की पहचान बना रहा है। ये एक लड़के से एक स्वतंत्र हीरो में बदलने का ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस नए आत्मविश्वास के साथ वो लंदन पहुंचता है जहां अंतिम टकराव होना है। हाँ, जहां मिस्टीरियो अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहा है। वो हजारों ड्रोन्स का इस्तेमाल कर एक विशाल भयानक मॉन्स्टर के भ्रम पैदा कर रहा है। और मीडिया इसे लाइव दिखा रही है। मिस्टीरियो अपना अल्टीमेट हीरो मोमेंट बना रहा है। लेकिन इस बार पीटर धोखे के जाल में नहीं फंसता। नहीं, पहले वो अपनी आंखों देखी चीजों पर यकीन कर रहा था और धोखा खा गया। इस बार वो अपनी सबसे भरोसेमंद ताकत का इस्तेमाल करता है, उसकी स्पाइडर सेंस। या जैसा कि फिल्म में मजाक में कहा गया है, उसका पीटर टिंगल। ये लड़ाई का सबसे शानदार हिस्सा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाँ, वो मिस्टीरियो के बनाए भ्रम को देखने से इनकार कर देता है और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है। वो धोखे को नजरअंदाज करके सीधे उस टेक्नोलॉजी को निशाना बनाता है जो उस धोखे को पैदा कर रही है। ये उसकी ग्रोथ का शिखर है। वो बाहरी दुनिया के शोर और दिखावे को छोड़कर अपनी अंदर की आवाज पर यकीन करना सीख गया है। वो सच को देख नहीं रहा, महसूस कर रहा है। बिल्कुल।
और इसी वजह से वो मिस्टीरियो के सबसे बड़े धोखे को भी हरा देता है। मिस्टीरियो हार जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपना आखिरी दांव चलता है। वो एक एडिटेड वीडियो रिकॉर्ड करता है। और यही फिल्म अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है मिड क्रेडिट सीन में। हाँ, पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। मिस्टीरियो का एडिटेड वीडियो सामने आता है, जिसमें लंदन हमले का सारा इल्जाम स्पाइडरमैन पर डाल दिया जाता है और उसे एक विलन की तरह दिखाया जाता है। मिस्टीरियो लड़ाई हार गया, लेकिन नैरेटिव की जंग वो जीत गया। और फिर वो सबसे बड़ा खुलासा करता है। स्पाइडरमैन का असली नाम है पीटर पार्कर। पूरे दुनिया के सामने पीटर का चेहरा आ जाता है और फिल्म उसके हैरान चेहरे पर खत्म होती है। एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर। तो अगर हम पूरी कहानी के धागों को एक साथ जोड़ें तो ये साफ है कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन और कॉमेडी से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ। पहला और सबसे बड़ा विषय है विरासत का दबाव और उससे आजादी। पीटर को यह समझना पड़ा कि टोनी की जगह लेने का मतलब उनकी कॉपी बनना नहीं, बल्कि उनके भरोसे पर खरा उतरना है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जैसा हमने चर्चा की, धोखा बनाम हकीकत है। मिस्टीरियो का किरदार इस बात का प्रतीक है कि कैसे टेक्नोलॉजी और मीडिया का इस्तेमाल करके एक झूठे नैरेटिव को सच बनाया जा सकता है। ये आज के फेक न्यूज और डीप फेक के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। और तीसरा विषय है पहचान का संकट। पीटर की पूरी लड़ाई इसी बात को लेकर है कि वो कौन है। और अंत में उसे एहसास होता है कि उसे एक आम लड़के और एक सुपर हीरो में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। वो दोनों है। उसकी इंसानियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सही। और आखिर में ये फिल्म गलतियों से सीखने के बारे में है। हीरो बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीटर एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो गलत इंसान पर भरोसा करता है, लेकिन हीरोइज्म उस गलती के बाद उठकर उसे सुधारने में है। हाँ, ये सफर परफेक्शन से नहीं, बल्कि गलतियों, धोखे और आत्मखोज से होकर गुजरता है। सही कहा। उसने ईडिथ को खोकर अपनी स्पाइडर सेंस को दोबारा पाया। उसने बाहरी तकनीक पर भरोसा छोड़कर अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करना सीखा। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। फिल्म के अंत में मिस्टीरियो मर जाता है, लेकिन उसका आइडिया जीत जाता है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक अच्छी तरह से तैयार किया गया झूठ सच से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि स्पाइडरमैन अब क्या करेगा। असली सवाल ये है कि जब किसी हीरो की पहचान ही छीन ली जाए, तो क्या वो हीरो पहले जैसा रह सकता है, या उस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जहां सच और झूठ में कोई फर्क नहीं, उसे खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ता है।